तो हेलो दोस्त, आप आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्कूल में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त एवं शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए आपकी भारी डिमांड पर लुसेंट जी की बुक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आप सभी के बीच में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आ चुके हैं। तो आइए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को पूरा देखिए। और आप लोग तो जानते ही होंगे लुसेंट के बारे में कि लुसेंट बुक कितनी अच्छी बुक है जहाँ की बार बार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे और आते हैं। आप अभी क्वेश्चन में देखेंगे, मैं जब आपको कराऊंगा तो वहाँ पे आप लिखा है उसमें कि हाँ कौन से क्वेश्चन किस पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप डेली क्लास करेंगे तो आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए। ठीक है। हाँ, एक बात और कहेंगे कि आप लोग अगर नए मेहमान हैं हमारे तो हमारे चैनल पर आप चाय नाश्ता करके ही जाइएगा। ठीक है, यानी चाय नाश्ता का मतलब ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक स्रोत। इसको ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है हमारा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से चार आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सही है, आपको बताना है। तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और देखेंगे यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, तो ये बात एकदम गलत है। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होता है। वैसे आपका एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में। तो ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसमें आपके 10 मंडल हैं और आपके 1028 सूक्त है। ठीक है, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे ऋग्वेद में शामिल है। ठीक है, और बात करेंगे अगर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का संबंध है कर्म कांडों के लिए मंत्रों का संग्रह। ठीक है, यजुर्वेद। और बात करेंगे वहीं पे सामवेद, तो सामवेद में भक्ति संगीत जैसी चीजें शामिल की गई है। ठीक है, और बात करेंगे अथर्ववेद की, इसमें जादू, टोना, औषधि एवं वशीकरण जैसी चीजें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो पुराण है इसको श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, मतलब विश्व में भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाभारत ऐसा दावा करता है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि यह किस धर्म से संबंधित है, इस धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव को आप लोग याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए और थोड़ा डिटेल में और जानेंगे यहाँ पे
जो गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म हुआ था 400 से, थोड़ा इरेज करेंगे यहाँ पे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इनकी परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। ठीक है, और बात करेंगे कि ये घर कब त्यागे थे अपना, तो ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब ये कितने वर्ष के थे? ठीक है, यानी कि किस वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, जातक कथा ग्रंथ है। जातक कथा किसका ग्रंथ है? तो जो जातक कथा है ये हमारा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्हो, यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ये नागसेन। ठीक है, एक सेकेंड दोस्त, नागसेन। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मतलब तमाम प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लुसेंट के बारे में आप भी जानते हैं, तो इसीलिए मैं इस बुक को करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे एक शानदार और लाजवाब क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली की प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन है? चाणक्य है। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जिसकी तुलना मैकिया के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र पुस्तक, उसके किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीति, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपसे पूछ रहा है कि कल्हड़ द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगई, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो बात करेंगे अगर अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई है वह चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका लिखा है मेगस्थनीज ने। ठीक है, याद रखेंगे मेगस्थनीज, लिख देते हैं यहाँ पे, जगह तो नहीं है, मेगस्थनीज इंडिका इन्होंने लिखी है। ठीक है, अगर बात करेंगे पुराण पुस्तक किसने लिखी है, तो पुराण पुस्तक लिखी है महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, पुराण पुस्तक लिखे हैं महर्षि वेद व्यास। इसको इरेज करेंगे तो महर्षि वेद व्यास जो है इन्होंने पुराण को लिखा है। ठीक है, पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि वेद व्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का जो दौरा सबसे पहले किया था वो किया था मेगस्थनीज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेगस्थनीज। ठीक है, तो बात करेंगे थोड़ा मेगस्थनीज के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ से आपके 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं,
तो जो मेगास्थनीज था वो 305 में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर के दूत के रूप में आया था। ठीक है, तो यूनानी के राजा थे जो सेलुकस निकेटर, उनका दूत बन के आया था। ठीक है, 305 में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, और आपसे पूछता है जो मेगास्थनीज था ये किसके शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिया की रचना किसने की है? जो जियोग्राफिया पुस्तक है इसकी रचना की है स्ट्रैबो ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? प्लिनी एक व्यक्ति है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि कौन सी पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। जो फायहान था ये कहाँ का निवासी था? आपसे पूछेगा कि फायहान कहाँ का निवासी है, तो आपका जवाब देना पड़ेगा कि फायहान चीन का निवासी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सेकंड दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं फायहान के बारे में। तो ये चीन का निवासी था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो थोड़ा डिटेल में और जानेंगे इसके बारे में यहाँ पे हम। तो ये 399 ईसा पूर्व में भारत आया था। ठीक है, 399 ईसा पूर्व में। इसकी बात कर रहे हैं फायहान की। ठीक है, और बात करेंगे कि किसके शासनकाल में भारत आया था जो फायहान था? एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, एक धार्मिक मिशन के तहत भी भारत आया था। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ बनता है इसकी पुस्तक थी, ये थी फो को की। ठीक है, ये एक अजीब सा नाम है, फो को की नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपको बता दूं कि जो हर्षवर्धन के समय भारत में चीनी यात्री आया था वो था हेन सांग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हेन सांग के बारे में। तो हेन सांग एक तो जो हेन सांग था वो 630 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इन्होंने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अल बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के शासनकाल में जो अल बेरुनी था वो इतिहासकार था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एक शानदार और लाजवाब क्वेश्चन जो कि तमाम एग्जाम में पूछा गया है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो जो यात्री इब्न बतूता था वो आपका 1331 में आया था मोरक्को से। ठीक है, 1331 में आया था मोरक्को से, याद रखेंगे। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये शासनकाल में किसका था इस समय? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1331 में आया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो अब बात करेंगे इसकी पुस्तक के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक रिहाला पुस्तक है, ये पुस्तक इसने लिखी थी। ठीक है, रिहाला, इसको आप लोग याद रखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30।
दक्षिण अफ्रीका क्रांति इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा फारूक थे राजदूत अब्दुल रज्जाक सन 1443 से 44 के बीच में किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी? क्वेश्चन नंबर 31, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1861 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं दोस्त, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी उस खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो उस खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूमिसमेटिक्स क्या है? तो जो न्यूमिसमेटिक्स है इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है, तो ये था सिक्कों और धातुओं का अध्ययन जो न्यूमिसमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। एक शानदार एवं लाजवाब क्वेश्चन आप सभी के बीच में आया है। एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, वहां पे आपको ढूंढना है आंसर को। ठीक है, तो आइए ढूंढते हैं। क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बाकी ये सब आपके गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपसे पूछ रहा है कि जो अशोक के शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इतने एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्राकृतिक व ब्राह्मी भाषा में अशोक के अधिकांश अभिलेख व लिपि लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक ने द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अशोक के जो द्विभाषी यानी कि ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके सेरेकुना कंधार से। ठीक है, सेरेकुना कंधार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो ये आपका जो क्या कहते हैं इसको खरोष्टी लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। आप पूछ रहा है क्या संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है केवल वासुदेव से।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? जो आपका कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, एक राजा है, इनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, यानी कि किस अभिलेख में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50, तो ये प्रयाग अभिलेख में किया गया है। ठीक है, जो उनका प्रयाग अभिलेख है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था इसको लिखा है हरिसेन ने। तो आपसे पूछ रहा है कि किस शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चतुर्थ सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, दिल्ली के मेहरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, यानी कि किसकी स्मृति में बना है? क्वेश्चन नंबर 53, तो ये बना है आपके चंद्र स्मृति में। ठीक है, चंद्र की स्मृति में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, सती प्रथा का पहला पूरा तात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आपसे पूछ रहा है कि सती प्रथा का पहला पूरा तात्विक उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है एरन अभिलेख में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है या किस शासक से है? तो जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, जो एहोल प्रशस्ति का रचयिता है रवि कीर्ति, ये किसके मतलब किसका दरबारी कवि था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में संघर्ष हुआ था, ये जानकारी कहाँ से मिलती है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एहोल अभिलेख है यहाँ से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कवि कालिदास के नाम नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो जो कवि हमारे कालिदास हैं इनके नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 जिसका राइट आंसर हो जाएगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक कथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 59 जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राज राज राजा फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में।
तो क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन नंबर 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, उत्तर मेरूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछ रहा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ है? ये 600 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है भारत में सिक्कों का प्रचलन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 67, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन के जो सिक्के हैं ये कहाँ मिले हैं आपसे पूछ रहा है, तो ये मिले हैं अरिकमेड़ू में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। तो प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? जो बर्मा है जो 1937 में भारत से अलग हुआ था, वर्तमान में उसको हम कहते हैं म्यांमार कहते हैं, वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बर्मा को किस नाम से जानते थे? क्वेश्चन नंबर 70 इसको जानते थे स्वर्ण भूमि को, स्वर्ण भूमि के नाम से। ठीक है, स्वर्ण भूमि। ठीक है, जो बर्मा है ये भारत से 1937 में अलग हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है आपसे पूछ रहा है, तो अंकोर वाट कम्बोडिया में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। ठीक है, रेलवे में। चलिए आगे बात करेंगे कि प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? जो चचनामा है सिंध का इतिहास, ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आपसे पूछ रहा है कि ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया चचनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं 75 क्वेश्चन के बारे में, 75 नंबर के बारे में। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो जो सुंगयुन है वो भारत की यात्रा कब की थी? एक चीनी यात्री है, तो इन्होंने जो आपका 518 ईस्वी से लेकर 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख संबंधित है। जो रवातक अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो जो रवातक अभिलेख है ये संबंधित है कनिष्क से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 78, तो जो ये हेरोडोटस है इन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, हेरोडोटस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां हैं उसका उद्वाचित किसने किया है? इसके पहले हम ब्राह्मी और खरोष्टी के बारे में जानकारी पहले ले चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इन्होंने जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है?
एक खरोष्टी लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में मस्त कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए, और आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।